हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कहानी सुनो में। आज की हमारी कहानी है स्त्री का चरित्र। जैसा कि हमेशा होता है, सवाल हमेशा स्त्री के चरित्र पर ही उठाया जाता है। बहुत ही भावपूर्ण कहानी है, अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कैसे सवाल उठाया गया एक पवित्र स्त्री के चरित्र पर, चलिए आइए जानते हैं। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ? रूपा ने मुझसे पूछा। रूपा के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। रूपा की माँ उसके साथ आई थी। उसी ने कहा कि रूपा के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। रूपा नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब रूपा छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने रूपा के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिल जाए तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगी। उसने जब पाव पखराई के समय रूपेश के गुलाबी पाँव देखे तो चुपचाप 1,000 रुपये का नोट रूपा की माँ को पकड़ा दिया। रूपेश का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ा चढ़ा कर दिए। रूपा के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। रूपा के मायके वाले इस विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। रूपा की सहेलियां रूपा के भाग्य की सराहना तो कर रही थीं, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थीं। हंसी खुशी के वातावरण में रूपा ससुराल चली गई। रूपा अपने सुंदर पति को देख देख कर उससे बातें करने के आकुल हुई जा रही थी, पर रूपेश उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। रूपा अपनी सास, ननद व जेठानियों से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बना लिया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इसी बीच रूपेश ने भी रूपा से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिर कर पूरा काफिला लौट आया। रूपा की सास ने वहीं से रूपा के पिता को फ़ोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार रूपा को मायके ले जाएं। जैसे ही ये लोग लौटे, रूपा के पिता आकर रूपा को ले गए। रूपा कोरी की कोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता को कह दिया था कि वे पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए रूपा शुक्रास्त काल में मायके में ही रहेगी। रूपा 4 माह मायके में ही रही। उसकी सास और ननद के लंबे लंबे फ़ोन आते, उन्हीं के साथ रूपेश एकाध बात कर लेता। 4 महीने बाद रूपेश के साथ सास ननद आईं और खूब लाड़ जताकर रूपा को विदा करा के ले गईं। ननद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार रूपेश के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर रूपा अपनी ननद के साथ सोती थी। वह रूपेश अलग पलंग पर सोता था। रूपेश को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो रूपा उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर ननद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास ननद ने रूपा को प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। रूपेश का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब रूपा प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने रूपा का हाथ पकड़कर अपने पास यह कहकर बिठा लिया, अरे भाभी, देवर का तो भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें रूपेश नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। रूपा किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा, रूपा से ही बोली, तो इसमें हर्ज ही क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। रूपा सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। प्रमोद की छेड़खानियाँ बढ़ने लगीं। उसे सास व ननद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन रूपा ने चुपके से पिता को फ़ोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे रूपा को मायके ले आए। रूपा ने रो रो कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के सुदर्शन सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ। चूँकि यह ऐसी बात थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी थी, इसलिए वे चुप रहे। 1 माह बाद सास ननद रूपेश को लेकर रूपा को लेने आईं।
तो रूपा की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सास तमतमाकर बोली, तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती हो। रूपा की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यहीं डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर सास ननद ने अपना सम्मान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। रूपा के विवाह को 2 वर्ष हो चुके थे। रूपेश की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया। रूपा के प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षधर बनाया गया था, ताकि प्रमोद रूपा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर रूपा को बच्चलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए रूपा का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण में मैं अपने साथी वकीलों से सुने थे। कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने रूपा से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कौड़ से रूपा के केस पर सोच विचार किया। रूपा का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए? पति से ही ससुराल होती है और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है। इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो वह रूपा में क्यों दिलचस्पी लेगा? इसलिए रूपा को तलाक तो दिलवाना है, किंतु उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूँ ना, इसीलिए औरत के दर्द को पहचानती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। हिंदू विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षधर हिंदू हैं और विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन रूपा, उसकी माँ व भाभी आईं तो मैंने उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में रूपेश की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसलिए पहले रूपा की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिए जाएं। पूरी तैयारी के साथ मैंने केस की पेशी के दिन रूपा का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहें और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिदावा रूपा के पक्ष में आया तो उसकी सास बौखलाई। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसीलिए परिचित कराया गया था ताकि रूपा उससे गर्भवती हो जाए तो रूपेश की कमजोरी छिप जाए और परिवार को वारिस मिल जाए। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश ले लिया था कि रूपेश की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब रूपा की सास ननद थक गईं तो समझौते की बात लेकर मेरे पास आईं। रूपा के पिता की बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने विवाह का पूरा खर्च व अदालत का खर्च उनसे रूपा को दिलवाकर राजीनामा से तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। रूपा को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो गया था। इसलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 माह बाद मैं कार्यालय में बैठी थी। तभी रूपा एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। उसी की मां ने कहा कि हिंदू संस्कार में स्त्री एक बार ही लग्न वेदी के सामने बैठती है, इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से उन्होंने कोर्ट मैरिज हो गई। रूपा मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी रूपा की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे गंदे प्रश्न पूछता। वह उत्तर न दे पाती तो उसे चरित्रहीन होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास ननद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर ही जीना होगा।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इसी तरीके की भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी सुनने और पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए।